कागचेष्टा वको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। हेलो गाइस, वेलकम on my YouTube channel Compteria. In the previous lecture of sociology, we will discuss about society and a society, differences between them and salient features of society and a society. Man is a social animal. Society is not confined to human only. Society is ever changing and complex system. Society based upon interdependence, conflict, cooperation and so on. Now before wasting your time, we will start our today's lecture, which is defined as classification of society. समाज का वर्गीकरण। प्रिंसिपल ऑफ सोसाइटी, हर्बर्ट स्पेंसर। समाज को 4 भागों में बांटा है। सिंपल सोसाइटीज, सेकंड कंपाउंड सोसाइटीज, थर्ड डबली कंपाउंड सोसाइटीज, फोर्थ ट्रिपली कंपाउंड सोसाइटीज। नाउ एमाइल दुर्खिम, द रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स। समाज के 4 रूप के प्रकार बताए हैं। सिंपल सोसाइटी, सरल समाज। दूसरा सिंपली पॉली सेगमेंट्री सोसाइटी, सरल बहुखंडी समाज। कंपाउंडेड पॉली सेगमेंट्री सोसाइटीज, मिश्रित बहुखंडी समाज। और चौथा डबली कंपाउंडेड पॉली सेगमेंट्री सोसाइटीज, दोहरे मिश्रित बहुखंडी समाज। एंड in the words of Karl Marx, classification that वैज्ञानिक समाजशास्त्र के जनक कार्ल मार्क्स कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी ने समाजों का अपना वर्गीकरण प्रस्तुत किया है। कार्ल मार्क्स ने लिखा है, व्यापक रूप से हम एशियाई प्राचीन सामंतवादी और आधुनिक उत्पादन के तरीकों को समाज की आर्थिक निर्माण की प्रगति में कई अवस्थाएं मान सकते हैं। और कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने आदिम साम्यवादी प्राचीन समाज, सामंतवादी समाज, पूंजीवादी को मानव इतिहास की प्रमुख अवस्थाएं कहा है। प्रख्यात समाजशास्त्री बोटो मोर कहते हैं, यदि इन दोनों योजनाओं को मिला दिया जाए तो मार्क्स के वर्गीकरण में हमें समाज के 5 प्रमुख कारण मिलते हैं, जिसमें आदिम समाज प्रिमिटिव सोसाइटीज़, एशियाई समाज एशियन सोसाइटीज़, प्राचीन समाज एंशियंट सोसाइटीज़ एंड सामंतवादी समाज फ्यूडलिस्ट सोसाइटी एंड द लास्ट वन इज कैपिटलिस्टिक सोसाइटी, पूंजीवादी समाज। 5 प्रकार के समाजों के अतिरिक्त समाज का एक अन्य प्रकार भी कार्ल मार्क्स ने बतलाया है, वर्ग विहीन समाज, समाजवादी समाज। समाजवादी समाज के बाद साम्यवादी समाज की कल्पना भी कार्ल मार्क्स ने की है। एक वर्ग विहीन और राज्य विहीन समाज होगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट प्रिमिटिव सोसाइटीज़। इसे आदिम साम्यवादी समाज भी कहा गया है। ऐसे समाज में उत्पादन के साधनों पर पूरे समुदाय का समान अधिकार है, न कि किसी व्यक्ति विशेष या कुछ व्यक्तियों का। उत्पादन प्रणाली आदिम प्रकार की होती है। लोग तीर कमान और पत्थर के कुछ औजारों की सहायता से थोड़ा बहुत उत्पादन और पशुओं का शिकार करके अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। संयुक्त श्रम के आधार पर जो कुछ उत्पादन होता है सब लोग आपस में बांट लेते हैं। ऐसे समाज में न तो वर्ग भेद है न ही शोषण पाया जाता है। नाउ द सेकंड वन, एशियाटिक सोसाइटी, एशियाई समाज। मार्क्स ने भारत को एशियाई समाज का उदाहरण माना है। एशियाई समाज की परिभाषा करते हुए कहा है कि ऐसा समाज है जिसकी कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था उत्पादन की छोटी इकाइयों पर आधारित है, जिसमें केंद्रित राज्य और नौकरशाही है, जिसकी शक्ति जल पूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। ऐसे समाजों में कृषि उत्पादन छोटी छोटी इकाइयों के द्वारा किया जाता है और राज्य और नौकरशाही
जनपूर्ति से संबंधित प्रमुख कार्यों को संपन्न करते हैं। नाउ द थर्ड सोसाइटी इज द एंशिएंट सोसाइटी, प्राचीन समाज। ऐसे समाज में परंपराओं का विशेष बोलबाला है। व्यक्ति के व्यवहारों का निर्धारण परंपराओं द्वारा होता है। उत्पादन की प्रणाली अधिक विकसित नहीं होती है। पशुपालन और खेती का कार्य साधारणतः कम विकसित औजारों की सहायता से लोग करते हैं। और निजी संपत्ति की धारणा के होने से संपत्ति का असमान वितरण पाया जाता है। आर्थिक आधार पर बने वर्ग देखने को मिलते हैं। कहीं कहीं एक वर्ग के द्वारा दूसरे वर्ग का शोषण और कभी कभी वर्ग संघर्ष भी देखने को मिलता है एंशिएंट सोसाइटी में। नाउ द फ्यूडल सोसाइटी, सामंतवादी समाज। 11वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक के यूरोपीय समाज जापान सामंतवादी समाज के ही विभिन्न उपप्रकारों के अंतर्गत आता है। इसमें भूमि और उत्पादन के अन्य साधनों पर साधारण किसानों का अधिकार नहीं होता है, बल्कि कुछ सामंतों और जमींदारों का अधिकार होता है। ये लोग अर्धदास किसानों से खेती और उत्पादन कार्य कराते हैं। निजी संपत्ति की विकसित धारणा के कारण इस प्रकार के समाजों में संपत्ति का असमान वितरण देखने को मिलता था और ऐसे समाजों में सामंतों द्वारा किसानों का शोषण किया जाता है और वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष भी पाया जाता है। इनमें राजनीतिक शक्ति की भी कुछ व्यक्तियों में सीमित होती थी। नाउ द लास्ट, कैपिटलिस्ट सोसाइटी, पूंजीवादी समाज। पूंजीवादी समाजों की स्थापना में मशीनों के आविष्कार, बड़े उद्योग धंधों का विशेष योगदान है। मशीनों की सहायता से बड़े पैमाने पर वस्तुओं का उत्पादन किया जाने लगा और उत्पादन के साधनों पर कुछ पूंजीपतियों का अधिकार हो गया। उत्पादन कार्य वेतन भोगी मजदूरों की सहायता से किए जाने लगा। पूंजीपतियों का मुनाफा बढ़ता गया और वे अधिकाधिक धनी होते गए। दूसरी ओर श्रमिक अपने श्रम को बेचकर मुश्किल से इतना ही कमा पाते थे जिससे उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके। श्रमिकों का पूंजीपतियों द्वारा शोषण बढ़ता गया। परिणाम स्वरूप ये हुआ कि वर्ग भेद और वर्ग संघर्ष बढ़ने लगे और इन पांचों प्रकार के बाद भी कार्ल मार्क्स ने समाज के एक अन्य प्रकार समाजवादी समाज को बताया है। रूस और चाइना इस प्रकार के समाजों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। मार्क्स कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में समाजवादी समाज के बीच छुपे हुए हैं गरीब अमीर के भेद बढ़ने और तीव्र वर्ग चेतना के जागृत होने पर वर्ग संघर्ष होगा, जिसमें पूंजीपति वर्ग को समाप्त करके वर्ग विहीन समाज की स्थापना की जाएगी और ऐसे समाज में निजी संपत्ति का कोई स्थान नहीं है। उत्पादन के साधनों पर विशेष प्रकार का अधिकार नहीं होकर सारे समाज का अधिकार होता है। ऐसे समाज में उत्पादन लाभ के लिए नहीं बल्कि उपभोग के लिए किया जाता है। सभी अपनी योग्यता के अनुसार कार्य करते हैं और आवश्यकता अनुसार प्राप्त करते हैं। ऐसे समाज में धर्म, आध्यात्मिक शक्ति और परमात्मा का कोई स्थान नहीं होता है। किस समाज में? समाजवादी समाज। टानीज ने कहा है कि सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर दो प्रकार के समाज हैं, गेमाइनशॉफ्ट, गेसेलशॉफ्ट। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, टानीज के वर्गीकरण में सामाजिक संबंधों की प्रकृति के आधार पर समाज की दो श्रेणियाँ, गेमाइनशॉफ्ट, गेसेलशॉफ्ट। गेमाइनशॉफ्ट की स्पेलिंग है GEMEINSCHAFT और गेसेलशॉफ्ट की स्पेलिंग है GESELLSCHAFT। इसके बाद हम सबसे पहले टानीज ने औद्योगिकीकरण के पूर्व के समाजों को सम्मिलित किया है गेमाइनशॉफ्ट में, और दूसरी श्रेणी में औद्योगिकीकृत समाजों को गेमाइनशॉफ्ट बद्ध समाज और उच्च कोटि की सामाजिक एकता और समुदाय और समाज के प्रति उच्च कोटि की प्रतिबद्धता पाई जाती है।
के सदस्यों में अपने समाज के मूल्यों और मानकों के बारे में पूर्ण मतैक्य रहता है, मतलब एक मत। इसमें सामाजिक संबंध स्वाभाविक रूप से विद्यमान होते हैं, स्वेच्छा से या सोच कर विचार कर स्थापित नहीं किए जाते हैं। और वहीं इसके अपोजिट में गेसेलसॉफ्ट जो कि संघ समाज है, इसमें सामाजिक संबंध कृत्रिम रूप से स्थापित किए जाते हैं। व्यक्ति परस्पर लाभ की संभावना और विनिमय की भावना से प्रेरित होकर सामाजिक संबंधों का निर्माण करते हैं और यही संबंध उन्हें एक दूसरे से बांध कर रखते हैं। इस क्लासिफिकेशन में द्वैत वर्गीकरण के सभी दोष पाए जाते हैं। पहले तो अति सरल है, दूसरे औद्योगिक समाजों की बहुत सी विशेषताएं पूर्व औद्योगिक समाजों में और पूर्व औद्योगिक समाजों की औद्योगिक समाजों में पाई जाती है। टी.बी. बाटोमोर ने सोशियोलॉजी अ गाइड टू प्रॉब्लम एंड लिटरेचर में 3 आधारों पर समाजों को बताया। पहला है संस्थाओं की पद्धति के आधार पर आर्थिक संस्थाओं की प्रधानता देते हुए 2 रूप इसके अंतर्गत आए, एशियाई समाज और पश्चिमी समाज। और दूसरा है सामाजिक समूहों की संख्या और उनके स्वरूप के आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर एंड फॉर्म्स ऑफ सोशल ग्रुप्स, दैट इज सामाजिक समूहों की संख्या के आधार पर 2 प्रकार के, जिसमें आदिम समाज जिसमें सरल समाज भी कहा गया और दूसरा है सभ्य समाज जिसे जटिल समाज की संज्ञा दी गई है। टी.बी. बाटामोर द्वारा और आदिम या सरल समाज में सामाजिक समूहों की संख्या कम होती है और सभ्य या जटिल समाज में सामाजिक समूहों की संख्या अधिक होती है। अब हम समाज के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकारों के बारे में अगर चर्चा करें तो सिविल सोसाइटी होती है, सिविल या नागरिक समाज। नाउ द सिविल सोसाइटी, नागरिक समाज ऐसे गैर राज्यी संगठनों, एनजीओज और आंदोलनों का एक समुच्चय है जो राजनीति, सार्वजनिक नीति और संपूर्ण समाज को अपनी क्रियाकलापों से प्रभावित करके न्याय के साथ साथ सभी नागरिकों को अधिकाधिक स्वतंत्रता देने की वकालत करता है। और ऐसे समाज का उद्देश्य राज्य को संयमित करना और नागरिक नियंत्रण में लाना है। ए. फर्ग्यूसन ने अपनी पुस्तक द इसे ऑन द हिस्ट्री ऑफ सिविल सोसाइटी में नागरिक समाज को नागरिकता की एक दशा माना है। इसकी उत्पत्ति सभ्यता के परिणाम स्वरूप हुई है। समाजशास्त्र में इस अवधारणा का विकास हीगल और कार्ल मार्क्स की कृतियों के माध्यम से हुआ। एंटोनियो ग्राम्शी और मार्क्सवादी चिंतकों ने इस विचार को आगे बढ़ाने में भी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कार्ल मार्क्स ने नागरिक समाज की अवधारणा का प्रयोग करके ऐसे भ्रष्ट पूंजीवादी समाज के लिए किया है जिसमें चरम व्यक्तिवादिता और भौतिकवादी प्रतिस्पर्धा होती है। मार्क्स और एंजिल्स के सभी विश्लेषणों में नागरिक समाज और राज्य के आधारभूत विभाजन का वर्णन किया है और वो लिखते हैं द जर्मन आइडियोलॉजी 1845। इस पुस्तक में वो लिखते हैं कि नागरिक समाज समस्त इतिहास का स्रोत और थिएटर है। नागरिक समाज समस्त इतिहास का स्रोत और थिएटर है। ये लिखी गई है पुस्तक में द जर्मन आइडियोलॉजी 1845। नागरिक समाज की धारणा एक गतिशील विचार है। इसके साथ सामाजिक आंदोलन का विचार भी जुड़ा है। इसे नागरिकता के गत्यात्मक पक्ष के रूप में भी देखा गया है और इसके साथ दायित्व और अधिकार जुड़े हैं। सिविल समाज की धारणा का प्रयोग प्रायः स्वैच्छिक समितियों, गैर सरकारी संगठनों के लिए किया जाता है। इसका सबसे मेन मुद्दा है गरीब, वंचित, शोषक वर्ग की चिंताओं और विरोध को प्रकट करना है। हाल ही में अन्ना हजारे का आंदोलन इसका ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। नागरिक समाज का अन्ना हजारे का जो आंदोलन है नागरिक समाज का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उदाहरण है। अब हम यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण समाज के बारे में परिचर्चा करने जा रहे हैं, इंडस्ट्रियल सोसाइटी। औद्योगिक समाज का आशय एक ऐसी सामाजिक आर्थिक व्यवस्था से है जिसमें उत्पादन की विधि के रूप में शक्ति द्वारा संचालित मशीनों का प्रयोग किया जाता है, जिसमें उद्योगवाद की सभी विशेषताएं पाई जाती हैं। इसका सबसे पहले प्रयोग सेंट साइमन द्वारा
एक ऐसे समाज के लिए किया गया था जिसमें उत्पादन के लिए कारखानों का उपयोग होता था। ऐसे समाज की विशेषताओं में यंत्रीकरण, कारखाना व्यवस्था, श्रम विभाजन, विशेषीकरण, शहरीकरण, परिवहन, संचार साधनों में प्रसार इस प्रकार से था। और औद्योगिक समाज के द्वारा विकसित उद्योगवाद के कारण समाज में अलगाव, एकाकीपन, निवैयक्तिकता, विमानवीयता, सीमांतीकरण, प्राथमिक समूहों स्थान पर द्वितीयक समूहों का बढ़ता महत्व और अनौपचारिक घनिष्ठ भावना, तटाज्य संबंधों की भूमिका बढ़ती ही जा रही है। आज का लेक्चर यहीं तक। अगले लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी, द कमिंग ऑफ पोस्ट इंडस्ट्रियल सोसाइटी 1973 एंड 1974, डिवाइड सोसाइटी एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, प्लूरल सोसाइटी। इसके साथ ही साथ मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पढ़ाऊंगा समाज की उत्पत्ति के सिद्धांत में दैवी उत्पत्ति का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, हॉब्स के विचार में प्राकृतिक अवस्था और समझौते का स्वरूप, जॉन लॉक के विचारों में प्राकृतिक अवस्था, प्राथमिक अवस्था और उसके साथ समझौते का स्वरूप और प्रभु सत्ता। रूसो के विचारों के बारे में बताऊंगा, प्राकृतिक अवस्था, समझौते का स्वरूप, प्रभु सत्ता, प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत हेनरी मैन के प्रतिसत्तात्मक सिद्धांत के साथ साथ मातृसत्तात्मक सिद्धांत आपको बताऊंगा। उसके साथ ही साथ मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा ऐतिहासिक या विकासवादी सिद्धांत जो कि लिकॉक ने दिया था, बर्गेस का, सिसरो का और एडम स्मिथ के भी बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में चर्चा करूंगा। अगले लेक्चर का इंतजार कीजिए। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें। बेल आइकन को प्रेस करने से ये फ़ायदा मिलेगा जब मैं अपनी इंपॉर्टेंट वीडियोस को कॉम्टेरिया पे अपलोड करूंगा, आपके मोबाइल स्क्रीन पर एक शॉर्ट नोटिफिकेशन जाएगी जिसको टच करते ही आप डायरेक्ट मेरे वीडियोस पे पहुंच जाएंगे। और कॉम्टेरिया का उद्देश्य है सभी पढ़ें, सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल पूर्णतः निःशुल्क है और आगे भी निःशुल्क रहेगा। ज़रूरतमंदों तक चैनल के लिंक को और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ज़रूरतमंदों तक चैनल को पहुंचाएं, खुद भी इसका आनंद लें। बहुत ही रोमांचक और ज्ञानवर्धक लेक्चर्स इस पर मिलेंगे। समाजशास्त्र, पीजीटी और जीआईसी प्रवक्ता उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के क्रम में बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर मैंने आपको दिया है। मैं बिंदुवार, विषयवार, पाठ्यक्रमवार एक एक पॉइंट को यहाँ डिस्क्राइब कर रहा हूँ, कोई पॉइंट नहीं छूटेगा। सोशियोलॉजी के लिए बीपीएससी सीडीपीओ के भी सारे मेंस एग्ज़ाम्स में यहीं से क्वेश्चन फंसेंगे। के साथ ही साथ उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की प्रवक्ता भर्ती परीक्षा सोशियोलॉजी और उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की जीआईसी प्रवक्ता परीक्षा सोशियोलॉजी, इसके साथ ही साथ राजस्थान फर्स्ट ग्रेड समाजशास्त्र प्रवक्ता, किसी भी प्रांत की सोशियोलॉजी के प्रवक्ता और टीजीटी सोशल साइंसेज में जहां भी सोशियोलॉजी के कोई भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे इस लेक्चर सीरीज से ज़रूर फंसेंगे। लेक्चर्स का लाभ लें, लेक्चर्स को नागा ना करें, हर लेक्चर्स को देखें। सोशियोलॉजी यूपीएससी मेंस, सोशियोलॉजी यूपीपीएससी मेंस, सभी प्रांतों के लोक सेवा आयोग के जो भी एग्ज़ाम्स हैं उसमें जहाँ भी सोशियोलॉजी मुख्य परीक्षा पूछी जाती है उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी इसी लेक्चर से बनेंगे। लेक्चर्स बहुत ही डिस्क्राइब हैं, वेल इलेबोरेट हैं। इसके एक एक पॉइंट को बहुत ही ध्यान से आत्मसात करिए। कॉम्टेरिया के साथ पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। कॉम्टेरिया। धन्यवाद।